बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से गुफ्तगू की और अपनी हुकूमत की हर शोबे में जो 3 साल कारकर्दगी है उसको आगे रखते हुए एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक बेंच मार्क सेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को ये बताया कि वो वादे जो कि अवाम के साथ किए गए थे इक़्तिदार संभालते वक्त मईशत, तर्ज़ हुक्मरानी, सियासत के हवाले से, उनमें से कौन से वादे हैं और कितने वादे हैं जो कि वफ़ा हुए और कौन से वादे वफ़ा नहीं हो सके। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, इसे सराहा जाना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन और दीगर जमातों की तरफ से इसको तनकीद का निशाना बनाया गया और यही कहा गया कि इम्प्रूव होते हुए माशी इशारे एक तरफ, लेकिन आवाम की ज़िंदगी अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई और आम आवाम का मसला अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान है। आज के प्रोग्राम में हम ये एनालाइज करेंगे और कंप्लीट डाइसेक्शन करेंगे कि आया ये तनकीद बराए तनकीद है और हुकूमत ने इन 3 सालों में किस कदर मईशत को बेहतर किया है। इसके साथ साथ जो डायरेक्शन अपनाई गई थी, क्या वो राइट डायरेक्शन थी, क्या उसके रिज़ल्ट सामने आए, और अगर रिज़ल्ट सामने आए हैं तो आम आवाम तक उसके असरात कैसे पहुँचेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, आप ये बताइएगा कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी में सबसे अहम पेशरफ्त कौन सी है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत क्लियरली कहा कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो हमारा मुल्क जो था वो जा रहा था बैंकरप्सी की तरफ। इन हालात में मीशत को संभाला देना बहुत मुश्किल अमर था, लेकिन हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से ये सरअंजाम दिया। आप इससे कितने मुतमईन हैं? अच्छा देखिए जी, अब ज़र मुबादला की बात अगर कर लें तो ज़र मुबादला के ज़खायर तो पाकिस्तान में है नहीं। आप सारे के सारे कर्ज आप देख लें, तकरीबन 800 अरब के करीब तो आपने कर्जा जात वापस करने। मुसलसल हुकूमत जो है वो कर्जा जात वापस करने में लगी रहेगी। जो भी हुकूमत आगे तकरीबन अगले 3 साल के ऊपर भी देखेंगे तो इस दौर के बावजूद जो लोग जो कर्ज देने पे लगे हुए होते हैं उनकी तो मईशत की ग्रोथ पॉसिबल भी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये देखें तो आते ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो करंट अकाउंट खसारे का था, जो कि 20 अरब डॉलर था। अब गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे कि वो 16.4 अरब डॉलर से बढ़कर आपके 27 अरब डॉलर हो गए थे। तरसीलात ज़र जो है वो आपका पहली दफ़ा बढ़ाई गई और प्राइम मिनिस्टर ने इसका क्रेडिट लिया तो बहुत किया, क्योंकि आपसे इससे पहले जो है वो इंटरनेशनल जो आपके लोग आपके वहां पर गए हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो तो आपको यहाँ पर पैसा भेजना पसंद ही नहीं करते। हवाला हुंडी के जरिए काम हो रहा था, उसको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ दिया गया, लोगों का कॉन्फिडेंस अचीव किया गया। तरसीलात ज़र जो है 19.9 से बढ़कर 29.4 यानी 29.4 की सतह पर चली गई। सनतों की शरह नमू को अगर मैं देखूं तो 18% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान से हर साल 10 अरब डॉलर का सरमाया जो है वो चोरी हुआ करता था। 10 अरब रुपए का सरमाया चोरी हुआ करता था। काले धन के अंदर आप देख लें कि इसके अंदर ये जो 90 अरब, जबकि इसमें 3 वर्षों के अंदर नैप में 519 अरब रुपए रिकवर किए। 90 अरब में से अगर आप जरा देखें 519 या 90 अरब इस तरीके से 3 वर्षों के अंदर जाते रहे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके अंदर 519 अरब रुपए की जब रिकवरी आती है तो आप कहते हैं नैब ने कोई काम नहीं किया। और अगर आप कहते हैं कि ये पॉलिटिसाइजेशन कर रही हैं या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आपके मैंने अदाद शुमार अगर मैं देखूं तो पर कैपिटा इनकम डॉलर के हिसाब से देखते हैं। आज का डॉलर है 167। आप ये कहते हैं कि 160, अब दोबारा से एक पूरी प्राइवेट चैनल्स के ऊपर मैं ये देख रहा हूं एक हंगाम बपा है कि ये डॉलर बढ़ गया। डॉलर कैसे बढ़ गया? डॉलर को रोक लें क्या? मैं इसहाक साहब का मेलोड्रामा शुरू कर दें? इसहाक साहब का जो मेलोड्रामा था वो फिक्स था, वो बैंक से 30 अरब रुपए 40 अरब रुपए और बाकी कर्जा जात की सूरत के अंदर रिजर्व्स के अंदर जमा कर देते थे। जब आप कर्ज के अंदर जमा कर देंगे तो डॉलर तो मसनूई तौर पर रुक जाएगा। मैं इसकी तारीख अगर आपको बताऊं तो 1947 में ये तकरीबन 3 इशारिया समथिंग के ऊपर था, फिर ये 2.5 के ऊपर इसको किया। जब भी आर्टिफिशियली आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये बढ़ जाता है। पिछले दौर के अंदर जरदारी साहब का जब दौर था उसके अंदर आप ये देखें कि उस वक्त 25.5 की शरह के साथ आपका अफराते ज़र पहुंच गया था। अब इस वक्त का करंट का मुझे आप बता दीजिए कि कितना है अफराते ज़र? अच्छा 8 और 7.4 की औसत से अगर आप देखें तो ये अब हमारे पास यहाँ आपका इम्तिहान लेना इसलिए बन रहा है
कि अब देखें कि 7.4 की तरफ हम टारगेट की ग्रोथ करके बैठ रहे हैं। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारा इंक्रीज होता है 3.9% के ऊपर, जिसको अगले अहदाफ के साथ अगर आप देखें तो शौकत तरीन साहब ने रीसेंट टाइम के अंदर कहा है कि ये 4.8 की तरफ अचीवमेंट होगा और इन वेरी रीसेंट टाइम 2022 के अंदर हम इसको 4.5 4.4 को अचीव कर रहे होंगे। अच्छा, सवाल फिर वही वाली बात मैं डॉलर की मुकम्मल कर लूं, 165 है, 160 175 भी हो सकता है जी। अच्छा। अगर आपने इसको प्रीमेच्योरली आपने गलत तरीके से इसको फिक्टिशियसली कहीं से फिक्स नहीं करना तो ये डॉलर को की उतार चढ़ाव को फर्क नहीं पड़ता। आप ये आमतौर पे मशरूत कर लेते हैं कि डॉलर की जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आर्टिफिशियली कंट्रोल करेंगे तो पेट्रोल पर फर्क पड़ेगा, लेकिन साथ दूसरी खबर ये आई है और आप इसको जाके चेक भी कर लें कि पूरी आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हो गई। तो डॉलर पूरी दुनिया के अंदर तब्दील हो रहा है कि उसको आर्टिफिशियल कंट्रोल करके आपको इसहाकदार की तरह 101 102 103 और 104 पे कर दिया जाए। ये इसहाकदार के नंबर नहीं है, ये वाकई रियल नंबर्स हैं। अब ये देखें कि अब एक और भी मैंने वेव सुनी है, इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो मीडिया के ऊपर, जो प्राइवेट मीडिया के ऊपर ये हंगाम एक और बपा है कि तरक्की नहीं हुई। खान साहब 3 साल की तरक्की जो है वो अपने आदाद शुमार खुद बयान कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछ लीजिए, एशियन डेवलपमेंट से पूछ लीजिए, आईएमएफ के साथ वो अभी से नेगोशिएशन मुकम्मल नहीं हुए तो उन्होंने 2.7 बिलियन आपको कैसे दे दिया आउट ऑफ टोटल 6.5 आपको कैसे दे दिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ। आपको एनसीओसी की परफॉर्मेंस अगर आप देख लें तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त 3rd रेट के ऊपर दिया जा रहा है और स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर इनको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिली है। और इसके अंदर आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इनकी असद उमर साहब की मैनेजेरियल स्किल्स जो हैं वो खुल के सामने आई हैं और आपके सामने देख लें कि उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया। सिंध के अंदर कहां से थी जी, 4,33,931 मौतें हो चुकी थी। डॉक्टर हसनैन, इसके बारे में दोबारा बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सैयद तनसीर बुखारी साहब हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं जो कि तज्जियाकार हैं प्लस वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग बात कर रहे हैं हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से और डॉक्टर हसनैन ने अभी बताया कि फैक्टिशियसली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये इसहाक डार के नंबर नहीं हैं, इनको मैनिपुलेट नहीं किया गया, सब कुछ अवाम के सामने क्लियरली रखा जा रहा है। और खान साहब भी यही कहते हैं। आप ये बताइएगा कि हम IMF की तरफ गए, खान साहब ने कहा कि IMF की तरफ जाना हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि जो कुछ अवाम के साथ गुज़श्ता हुकूमत ने किया ये सब उसके असरात हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी मईशत ने इम्प्रूव किया है इन 3 सालों में? क्या आप मईशत की ग्रोथ रेट से सेटिस्फाइड हैं? जी, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी विद यू। अच्छा, इस तरह है कि जैसे आपकी ये गुफ्तगू चल रही है, हमारे मुल्क की जो बैकबोन है वो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। IMF की तो बात बिल्कुल ठीक है, उस पर क्रिटिसिज्म रहा कि हम गए नहीं गए, देर से गए जल्दी गए। ये मुल्की हालात तो हर एक के सामने है कि ये बामले मजबूरी जाना ही वाजिब था जब हमने IMF को ज्वाइन किया और उस प्रोग्राम को लिया। और अभी हम उसके अंदर अब भी हम उसके जो पूरा प्लान है IMF का, हम उससे बाहर अभी नहीं हुए, अभी ये निगोशिएशन में है, हम अभी उससे बाहर नहीं हुए जी। नहीं हुए, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि जो इस 3 साल दौर में मैंने जो मॉनिटर किया या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी लेजिस्लेशन बताती है कि आपने क्या क्या लेजिस्लेशन की है। अब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो बिजनेस है वो आपकी बैकबोन है किसी भी मुल्क की। एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, एक मीडियम स्केल इंडस्ट्री वो है कि जो आपके मासेस को जॉब देती है, मासेस को, जो आपकी गली मोहल्ले छोटे ट्रेडिंग आउटलेट्स, ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा इकदाम हुआ, हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई। अमेंडमेंट्स करके इस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को जगह दी गई और इसको एक हकीकत तस्लीम किया गया। हमारा इसी ऑर्डिनेंस का सेक्शन है, डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2 सब सेक्शन 59। अच्छा सर, इसके ऊपर मैं दोबारा इसके ऊपर मैं और क्लैरिटी लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की बात कर दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके ऊपर बाकी सारी बातें तो कर दी गई।
जरा हम थोड़ा सा पीछे होकर चलते हैं, उसमें देखा जाए तो आपने इंपॉर्टेंट बात की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब के दौर में रही, एक तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, दूसरा जो टैक्स कलेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर जो लेजिस्लेचर था डेवलप करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। यानी लोगों को नजर नहीं आ रहा, लोगों को महंगाई नजर आती है, बाकी चीजें नजर आ रही हैं, जो कि बात उनकी दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन टैक्स कलेक्शन और इसके बाद जो रेमिटेंसेस और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का इस पर कॉन्फिडेंस, ज़र मुबादला का आना, और इस बाकी सारी चीजों पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सर बात जैसे हमें समझ में आती है कि इसके ऊपर बैंकिंग मोनेटाइजेशन और बैंकिंग मॉनेटरी सिस्टम, वो बैंक्स जो हैं वो फाइनेंसिंग कैसे करते हैं, उस पर लेजिस्लेचर क्या था, पहले तो ये बताइए। दूसरे में ये बताइए कि स्मॉल एंड मीडियम का तो पॉलिसी है ही नहीं थी, अब पार्लियामेंट्री तरीके से उसका लेजिस्लेचर कैसे बनाया गया, उसका आर्टिकल और सेक्शन और सब सेक्शन नंबर बताइए। जी जी बिल्कुल। देखिए जी, बात यह है कि जो आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की पॉलिसी है, इसका जो कयाम किया गया था वो 2007 में किया गया। अच्छा जी। 2007 में स्मेडा के नाम से एक इदारा मार्दे वजूद में आया और इसको उसने टेकअप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो एक अलमिया रहा है, कोई भी पॉलिसीज, कोई भी जो चीजें अगर कोई नेक नियति के साथ इसको स्टार्ट लेता है तो उसको लेकर आगे नहीं चला जाता। 2007 में ये इदारा कायम हुआ, सिर्फ तहरीर और इन चीजों तक रहा। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकलिटी क्या हुई। प्रैक्टिकलिटी की जो क्लॉजेज हैं वो आपकी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है रेवेन्यू लॉज के अंदर। रेवेन्यू लॉज ने इसको एड्रेस किया कि आपका एक इंडिपेंडेंट सेक्शन 1999 बी ब्रावो 1999 इंट्रोड्यूस किया गया, 99 सी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी। और इसी के साथ स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज, ये फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। और ये 100 ई सेक्शन ऐड हुआ और इसके साथ लिंक किया गया 14 शेड्यूल को। इसके अंदर आप हैरान होंगे कि टैक्स रेट जो कि कैटेगरी 1 है, उसके लिए एक और चीज मैं बताता चला जाऊं कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की जो डेफिनेशन है उसको इन्होंने लिमिट किया है 250 मिलियन रुपीज टर्नओवर। अच्छा सर, ये यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको, यहाँ पे तो पहले कहा जाता था कि 150 मिलियन के ऊपर जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज बनती है और मीडियम तकरीबन 800 पे बनती है, ये क्या इसकी लिमिट बढ़ाई गई है? नहीं, 250 की गई है, 250 मिलियन। अच्छा, अब इस पे डॉक्टर साहब जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट 100 मिलियन पे 7.5% टैक्सेबल इनकम का। ठीक है जी। अच्छा, अब दैट इज अब एक तरफ आप सोचें कि 30% है रेट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट कितनी कुर्बानी दे रही है कि इस चीज को किसी तरह से ये प्रिवेल कर जाए और हमारी ये बैक। तो ये सर ये जो टैक्स वाली बात है, ये जो अभी जिस तरह हम ये टेक्निकलिटी बता रहे हैं, मैं इसी पे स्ट्रेस करूंगा और इसी के ऊपर आर्टिकल्स और सब सेक्शन और सेक्शंस के साथ चलेंगे ताकि आवाम को पता चले, क्योंकि उनको जो यानी यूं समझ लें कि इल्यूजन में रखने के लिए जो तजियाकार लोग होते हैं वो नंबर्स नहीं बताते, जो सेक्शन नहीं बताते, सब सेक्शंस नहीं बताते, आर्टिकुलेशन नहीं बताते, और वो ये बता रहे होते हैं कि इस दौर में कोई तरक्की नहीं हुई। इससे बड़ी तरक्की और होगी कि जब टैक्सेशन को जो है वो लिमिटाइज किया जाएगा, लोगों के लिए जीरो रेटिंग का बंदोबस्त किया जाएगा, डिजिटाइजेशन को लेकर आया जाएगा और उसके अंदर सब सेक्शंस क्लियर किए जाएंगे। सही, ये सब सेक्शंस को और सेक्शंस को जरा क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आपका ये जो कोई भी पॉलिसी, कोई भी एनेक्टमेंट है, अगर वो बिजनेस से, इकोनॉमी से आपकी रिलेटेड है तो उसने ट्रांसफॉर्म होना है, उसने एलिब्रेट होना है थ्रू टैक्सिंग स्टैट्यूट्स सर, कि आपका चार्जिंग क्या है। गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस पे चलती है। इसके ऊपर जो मैं आपको, मेरा जो एम्फेसिस है, मेरा एम्फेसिस ये है कि सेक्शन 7D आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि आपने 5% बाय ऑल मीन लोन रखनी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और उसके ऊपर पूरा क्राइटेरिया दिया गया और उनकी टैक्सेशन भी रिड्यूस रेट पे की गई। इधर भी गवर्नमेंट ने कुर्बानी दी, रेट ऑफ टैक्स बैंकिंग कंपनी के लिए 20% किया गया एसएमई के केस में। अच्छा, एंड दैट इज अ वेरी बिग शॉट। एक्सीलेंट। एंड वन अनदर थिंग, इफ यू अलाउ मी, आपको इकोनॉमी के जो रिड्रेसल है ना, वो नजर कहां से आता है? जुलाई और अगस्त में आपका जो टारगेट है
वो 76 बिलियन एक्सेस हुआ है। Okay. यानी 31 अगस्त की इवनिंग तक तो ये 50 बिलियन एक्सेस था, लेकिन मॉर्निंग पे जब कुछ रिसीवेबल्स मजीद कैलकुलेट हुए तो नाउ इंक्रीज बाय 76 बिलियन। 806 बिलियन आपने पहले 2 माह में रिकवर कर लिया, आपने रिसीव कर लिया विदाउट कोर्सिव मेजर्स, विदाउट हैरेसमेंट, विदाउट एनी गिविंग एनी टू द बिजनेस कम्युनिटी कि वो एक हैरेसमेंट का एक वो चीज चलती है। अच्छा सर, ये हैरेसमेंट के ऊपर जब हम दोबारा आते हैं, ये इस पे जरा रुकिए। कहाँ पर इसका क्या लेजिस्लेचर बनेगा? मैं दोबारा से इसी लेजिस्लेचर के ऊपर जाता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन तो मेन हो गया, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर की तरफ जाइए। हैरासमेंट कैसे होगी? मतलब फॉर एग्जांपल कानून बना दिया गया, उस कानून के तहत चलना है, उस ऑर्डिनेंस के तहत चलना है, उसमें आपको कहाँ नजर आती है कि इसके अंदर कहीं पे भी वो कर रहे हैं? यहाँ तक कि अभी तो क्योंकि आपसे टैक्स के ऊपर आ रहा हूँ, इसके बाद मैं आपसे नैब पर आता हूँ, तो हम पूछना चाहते हैं कि सीधे तरीके से वो पैसे दिए गए हैं, उसमें कोई जदोकोब तो नहीं किया गया? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक थोड़ा सा हुआ था, फाइनेंस एक्ट 2021 जब आया, सेक्शन 200 से लेकर 206 तक सीरीज है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जो थ्रू पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स के जरिए एक हरासमेंट क्रिएट हुई बिजनेस कम्युनिटी में, जिसके अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डायरेक्ट अरेस्ट को रखा गया। अच्छा, गवर्नमेंट ने जब मासूम की ये बात सुनी, स्टेक होल्डर्स को सुना, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। और अब एक चीज हमारे बिजनेस कम्युनिटी को भी जहन में रखनी है कि ये हरासमेंट नहीं है, ये फ्रॉडस्टर के लिए, ये मनी लॉन्ड्रर के लिए है। ये तमाम लोग, अगर आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको तो इस पे वरी करना ही नहीं चाहिए। Exactly. इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये जरूर था कि अथॉरिटीज हमेशा अपना मिस यूज करती हैं अपनी पावर का। उस चीज को एड्रेस करना था, जिसके लिए इस लॉ में ये अमेंडमेंट लाई गई थी कि विदाउट परमिशन ऑफ चेयरमैन एफडीआर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब एक क्वेश्चन था क्योंकि वो भी एड्रेस कर दिया गया जब अमेंडमेंट हुई फाइनेंस एक्ट बिल में, और ये फाइनल एनेक्टमेंट बनी, तो वो लिमिट भी दुरुस्त कर दी गई। और अब काफी हद तक बिजनेस कम्युनिटी सेटिस्फाई है इस चीज के ऊपर कि देयर इज नो हरासमेंट except for the people those are looting and plundering the government economy and funds. अच्छा सर, आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के ऊपर ही जब बात कर रहे थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की थी। इस हुकूमत में पहली दफा इस चीज को लेकर आया गया था, और आपसे जब मेरी बात हुई तो उस पर ये भी मेरे लिए भी पहली दफा थी ये बात सुनना। क्या आपने बताया कि इसके लिए एक पूरा का पूरा लेजिस्लेचर बनाया गया है, जिसके तहत जो है वो इंश्योर किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से छोटा कर्जा लिया, पहले तो बैंक नहीं दिया करते थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब एक तरबियत के अंदाज से बाकी बैंक्स के साथ चल रहा है। हाउसिंग के अंदर तकरीबन 60 प्लस बैंक्स आ गए, अभी तकरीबन छोटे कर्जाजात दिए जा रहे हैं, हर घर से कर्जा भी दिया जा रहा है, स्किल सेट के इंप्रूव करने के लिए भी कर्ज दिया जा रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर टैक्स की। अच्छा, टैक्स तो टैक्स, एक तो टैक्स हो गया, एक उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट हो गया। इंटरेस्ट रेट को जब फिक्स करके 5% पे दिया जा रहा है, फिर लाइकवाइज उसका जो ट्रैक टेन्योर मुकम्मल करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंक्रीज, वो भी इंक्रीज भी कोई 7% पे जा रहा है, कोई 10% पे जा रहा है, यानी बड़े रिलैक्स किस्म का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। इसके ऊपर आपने मुझे बताया था एक इंपॉर्टेंट बात कि वो लेजिस्लेचर क्या था जिसके ऊपर अब आपको, मतलब बैंक्स के ऊपर ये भार नहीं आएगा अगर वो कोई बैंकरप्ट भी होता है। वो जो मैं बात कर रहा था वो था आपका हाउसिंग सेक्टर था। हाउसिंग सेक्टर के अंदर लोन्स नहीं दिए जाते थे, बहुत एक्सेप्शनल लोन्स होते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उनको दे दिया जाता था। एक आम गरीब आदमी जो है वो इस लोन से महरूम रहता था। फोर्थ मेजर की क्लॉज है आपके बैंकिंग लॉ में, जिसको 2020 में ये गवर्नमेंट की एक बड़ी पॉजिटिव एग्जाम था। इसको अगर मुस्बत लिया जाए, लेने वालों ने इसको मनफी भी खैर लिया, लेकिन मुस्बत इसका पहलू ये था कि अब बैंकिंग कंपनी भी तो एक बिजनेस एंटरप्राइज है ना, वो भी अपने मुनाफे की खातिर कारोबार करता है। अगर डॉक्टर साहब वो आपको 50 लाख रुपया लोन दे और आप उनको 5 लाख वापस करके डिफॉल्ट कर दें और 20-25 साल वो अदालतों में धक्के खाते रहें और आप उनकी प्रॉपर्टी को भी एंजॉय करें, तो ये अदल और इंसाफ नहीं है। फोर्थ मेजर क्लॉज को अमेंड करके इस रिकवरी को यकीनी बनाया गया। इफ ए पर्सन डिफॉल्टेड
the bank is in a full right to recover his defaulted amount. That is the positive aspect. नेगेटिव क्या है कि बैंकों ने तो अब खुद ये देखना है कि हम लोन जिसको देने जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, कल को ये क्राइसिस सामने ना आ जाए कि 50,000 या 1 लाख अफराद घरों के लोन डिफॉल्टर बने। अब उसका जो एड्रेस दिया गवर्नमेंट ने, दूसरी तरफ से ये दिया कि वो इंस्टॉलमेंट इतनी आसान रखी गई कि उसकी सैलरी, उसकी इनकम, उसकी तमाम चीजों को मद्देनजर रख के वो जो किराया अदा कर रहा था उसकी मद में वो बैंक को लोन देगा 20 साल। तो वो वाला शक व शुबा भी खत्म हो। तो वो फोर्स मेजर की क्लॉज थी जो सबसे बड़ा हर्डल थी। 70 साल से हमारे मुल्क में होम लोन, हत्ता के हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का इदारा बहुत पहले बन गया था, आप उसकी भी उठा के देख ले डाटा तो आपको वो खातिर खा कामयाब नजर नहीं आया। अच्छा सर, 519 में आखिरी सवाल कर लूं, 519 रुपए जो है वो इसके अंदर से रिकवर होते हैं नैब के कवानीन के मुतालिक सर बताइए कि ये, क्योंकि अभी मेजर उनका तरफ से तो उठाया नहीं गया, जो उन्होंने बड़ी यहाँ से लूट मार की और बहुत बड़ा चोरी की, वो तो अभी तक नहीं आई गई, लेकिन ये जो छोटे टैक्स को पकड़े हैं और टैक्स नेट में लाकर एफबीआर में ला रहे हैं, इसके जरा जो नए अमेंडमेंट्स आई है ये काइंडली जरा बताइएगा। जी तंसीर साहब समराइज कीजिएगा प्लीज। नैब लॉ जो है ना, नैब लॉ ने पिछले 3-4 साल में जो काम किया है, बेशक हम इसको जैसे भी ले लें कि इन बड़ों को डरा के परचून की रिकवरी बहुत तगड़ी कर रही है, और उसमें बिजनेसमैन के लिए एक आपका ऑर्डिनेंस आया जो बड़ी तनकीद का निशाना बना, लेकिन उसके बावजूद बिजनेसमैन को नैब ने नहीं, मेरे नॉलेज में बहुत रेयर केसेस हैं, क्योंकि अब बिजनेसमैन और ब्यूरो से जुड़े हुए हैं सियासतदान, अब ये कैसे आइसोलेट किया जाए कि बिजनेसमैन को टच नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन नैब उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की कि बिजनेस एंटरप्राइज को मत डिस्टर्ब किया जाए, और हम स्टेट जिसे कहते हैं जिन्होंने ऑफिशियल ऑफिस होल्डर होते हुए अगर फ्रॉड और कुछ करप्शन किए हैं तो उनसे रिकवरी, एंड 500 बिलियन इज अ वेरी गुड फिगर। एक चीज अगर आप मुझे अलाउ करें मैं ऐड कर दूं, एक तनकीद गवर्नमेंट से हर वक्त होती है कि जी छठा चेयरमैन एफबीआर आ, एक तो चीज ये तय है कि जब तक आप एक इर्तिकाई अमल से गुजरते हैं तो आपको कई एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। एक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपके तवज्जुह से कहता हूं, डॉक्टर इशफाक हु इज द करंट चेयरमैन एफबीआर, दैट इज द यूनिक सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और ये आपको वहां लेके जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने पहली दफा अनाउंस किया, डॉक्टर साहब आपने सुना होगा इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट्स बढ़ा करती थी माजी में। लास्ट ईयर जब डॉक्टर साहब मेंबर थे तो इन्होंने कहा कि 30 सितंबर इज द लास्ट डेट, वट एवर, वो 30 दिसंबर थी, तो वो एक दिन नहीं बढ़ाई गई। और इस दफा भी मैं आज नेशनल टीवी के तवज्जुह से अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, 30 सितंबर से एक दिन भी डेट नहीं बढ़ेगी। ये चेयरमैन एफबीआर के पोलो फेल में तजाद में। थैंक यू सो मच तंसीर साहब आपके टाइम का। नाजरीन, तंसीर साहब से हमने गुफ्तगू की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से, और जिस तरह के उन्होंने कहा कि दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट एंड स्काई इज़ द लिमिट। हम इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर हसनैन, ये बताइएगा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे 3 साल कारकर्दगी के हवाले से, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी हमने शो की, डेफिनेटली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, एसएमईज़ के हवाले से भी गुफ्तगू हो चुकी है हमारी, तो आप कितना पोटेंशियल देखते हैं? अच्छा, इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो अप्रिसिएशन मैं दूंगा और जो पूरा एनालिसिस के बाद मिलती है, एक आपका एफबीआर और नैब, आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जब इस पेंडेमिक के ज़माने में आप ग्रोथ की बात करते हैं तो वो एक अलग चैप्टर बन जाता है। उस अलग चैप्टर के अंदर भी आपने देखा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर पॉलिसी बनाने का बात हो, या बाकी जो डेड हमारे जा रहे थे उन एरियाज के अंदर के ऊपर भी काम करना, यानी जिसमें हम स्लॉटरिंग का कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ 18% की ग्रोथ आपने देखी गई, जो कि इट वेंट अप टू 42%। ये 42% जो है वो सेल्स ऑफ सीमेंट जो है देखें वो इसके
ग्रोथ हुई। फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 1.1 ट्रिलियन का इजाफा देखा गया। रिकॉर्ड सेल्स हुई मोटरसाइकिल के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर, व्हीकल के अंदर, और विटनेस किया गया इनको ग्रोथ के अंदर। अच्छा, कार्य बढ़ने के साथ आपने देखा होगा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये कर्जाजात और मॉर्गेज और बैंकिंग, देखें मॉर्गेज रिफॉर्म्स और फाइनेंसिंग और बैंकिंग के ऊपर कभी काम इसलिए नहीं किया गया था, कोई हवाला हुंडी के अलावा जाना नहीं चाहता था। नीचे से अंडर द टेबल या अबव ऑल द टेबल्स जो है ना वो जाने की कोशिश की जाती थी। इस वजह से हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आते थे। मैं इकोनॉमिक सेक्टर इनिशिएटिव्स में देखूं, जो पहले आपने इनिशिएटिव्स कभी नहीं देखे होंगे, कि पाकिस्तान फर्स्ट स्टैंड प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई गई, लॉन्च कंट्री फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड बनाया गया। ग्रीन बॉन्ड आज तक नहीं लेकर आए गए थे, इसके अंदर रावी बॉन्ड भी कहा जाता है। बजट के अंदर अगर देखें, अच्छा आपके जो है वो वाटर रिजर्वायर्स नहीं डेवलप किए गए थे। इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी जो है वो बेहतर हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आप मुझे बता दें, इससे पहले कहीं बनाया गया था, तरसीलात 29 अरब रुपए की तरफ बढ़ गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई। अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम कुछ अरसे के अंदर पूरा प्रोग्राम करने वाले हैं। उसमें आप देखेंगे कि अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ भी काम किया जा रहा है। 97 अरब रुपए जो इस मद में रखे गए, जो कि डैम्स बनाने के लिए रखे गएंगे, ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए थे। आज से 30 साल की जरूरत पूरी नहीं हुई। अब जब ये करेंगे तो आप कहेंगे हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही। ग्रोथ कहां से आपको नजर आएगी? जब टैक्स की पॉलिसीज होंगी, आपके ऊपर सख्तियां होंगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल टैक्स देना पड़ेगा, जो आप पहले चोरी करते थे अब आप चोरी नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के अंदर आपको जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नजर आती है। अब मैं अगर आपको बात करूं कि डेवलपमेंटल सेक्टर, तो नैप के ऊपर हम अभी बात कर चुके हैं। अब जरा थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दें तो डेवलपमेंटल सेक्टर इनिशिएटिव की तरफ मैं बात करना चाहता हूँ। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 बना। लो कॉस्ट जो हाउसिंग है अंडर द नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उसके अंदर आप ये देखें यूनिक पॉइंट ये है, 1 करोड़ तक कर्जा और 5% को फिक्स करना, और 7 या 10 तक अगर ये टाइमलाइन बढ़ जाती है तो। रावी अर्बन प्रोजेक्ट का शुरू होना, 1.1 ट्रिलियन कराची पैकेज का शुरू होना, इनॉग्रेशन ऑफ रशाकई एसएजीज का बढ़ना, हेरिटेज ट्रेल का बढ़ना, बिलियन ट्री सुनामी, इसको आप माइनस करेंगे क्या? सी पैक को अब जो है वो इस वक्त का अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत का आना और इस वक्त इंडिया का बेफर जाना और सी पैक का महफूज करना, और फिर आप फौज को क्रेडिट नहीं देते और पूरी की पूरी तरीके से आप किसी का आलाकार बने और अपनी फौज को जो जिसने जाने दी और आपके सी पैक से लेके आपके वाना से लेके आपके सवात के ऑपरेशंस करके आपको क्लियर किया, और आज जो है वो जो गैर जो पावर ताकतें, बैरूनी ताकतें, वो उनके आलाकार बन के आप पाकिस्तान की फौज को गालियां निकालते हैं। ये कहीं पे भी आपको इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, सोशल रिफॉर्म्स के अंदर अगर आप देखें कि मेडिकल प्रोक्योरमेंट, हज उम्रा ग्रुप्स बनाए गए, फॉरेन पोस्टिंग बनाई गई, ओवर स्टाफिंग के ऊपर बात की, और फेक डिग्री और जो गोस्ट एम्प्लॉयमेंट्स हैं, गोस्ट एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, यानी हर जगह से आपको ये कर दिया गया। अब मैं सोशल सेक्टर इनिशिएटिव की तरफ आना चाहता हूं। मंसूबे गिनवा रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत या अपोजिशन तो ये कहेगी ना कि हमने भी मंसूबे जो थे वो प्रेजेंट किए थे, हमने भी काम किया था, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? तो अब ये बताइए, और दूसरा बेसिक कमोडिटीज़ के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ऑपोजिशन ये सवाल उठाती है कि गरीब आवाम जो है वो अभी भी रोटी कपड़ा और मकान कह रही है, लेकिन खान साहब ने एट द सेम टाइम कहा कि हमारी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है मोटरसाइकिल की सेल्स में, इस तरह ट्रैक्टर की सेल्स में, जो कि ये बताता है आवाम को कि हमारा जो आम आवाम है या आम किसान है उसकी लाइफस्टाइल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसको अगर मैं इसको डिटेल के अंदर जाना चाहिए, आपने अच्छा सवाल कर लिया। अफरात ज़र के अंदर चला जाता हूँ। अफरात ज़र जो है वो 8.4 पर थी, अब ये कम होकर 7.7 पे आएगी। क्या करें? डॉलर को फिक्स कर दें। डॉलर को अगर फिक्स करते हैं तो आप जो है वो मसनूई तौर पे करेंगे। 167 डॉलर पूरी दुनिया के अंदर चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे तो नहीं हो रहा। अब ये 171 या 175 तक जाएगा। डॉलर ओपन मार्केट के अंदर खरीदा जाएगा। अच्छा, अब ज़र मुबादला के ज़खायर आपके पास है नहीं, अगर आपको इसके अंदर जो है वो रिजर्व रख के रिजर्व में से पैसा निकाल के इसको इसहाक साहब के फ्रॉड मेलोड्रामा के तरीके से आप इसको रोक सकते हैं 101 या 105 के ऊपर, लेकिन ऐसा करके आप बड़े गलत काम की तरफ जाएंगे। माली साल 2021 के दौरान इस्तेहकाम की कोशिश को देखिए कि इसमें जो है वो टैक्स की आमदनी 18.4 होती है और इसके अंदर जो है वो टैक्स की वसूली जो है वो 42.5 बढ़ती है।
इसको जरा देखेंगे, इससे जो टोटल टैक्स कलेक्शन आती है 5829 तक पहुंचती है। अच्छा, ये एक अलग जो टैक्सेशन का मैंने आपको बता रहा हूँ, ये रिजर्व आ रहे हैं, इसके साथ डॉलर को अगर आप फिक्स कर दें, पैसा तो आ रहा है, 519 अरब डॉलर जो है वो आप डॉलर नहीं 519 अरब रुपए, अगर आप इसको उठा करके आप स्टेट बैंक के अंदर रखते हैं, स्टेट बैंक के अंदर वो रिजर्व आ जाएगा, आप डॉलर को मुस्तकम करके 103, 104 पे, 105 पे ले आइए। ये फ्रॉड है, ये गलत है, इसका साइकिल गलत है। ये तारीखी तौर पे सिर्फ जो है वो अयूब खान के जमाने के अंदर देखा गया था कि ये मुस्तकम हुआ था और अपनी कम तरीन शरह को टच किया था, लेकिन उसके बाद से 10.5, 10.6 ये पहली दफा हुआ है जो 8 के डिजिट को टच कर रहा है। तो ये पूरी तारीख आपके सामने है। डॉलर की अगर आप कीमत को देखते हैं तो इसके अंदर बेसिक कमोडिटी के ऊपर आपने बार बार सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब चेंज आता है, चेंज के पास सॉलिडिफाई करना पड़ता है, चेंज ने आपने रिजर्व देना है। अभी ये आप कम से कम होंगे, लेकिन परसूट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ गया है। आप ये समझें कि आपकी 20,000 तनख्वाह है, 20,000 में आप अपने पेट को सुकेड़ लें, आप नहीं सुकेड़ेंगे। आपने आईफोन भी लेना है, आपने बाकी फोन्स भी लेने हैं, आपने लीड्स भी लेनी है, और आपके इंटरनेट का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो आपको पता भी नहीं चलता। आपका मोबाइल डाटा भी लेना है, आपने बाकी चीजें भी लेनी है। आप यू जस्ट नेम इट, के आपको कहते तो हैं आपके ख्याल से पहले कहा महंगाई जाता था नीचे कि आएगी? पहले कहा जाता था पानी इंपॉर्टेंट है, फिर हवा जरूरत है, और फिर शेल्टर की जरूरत है। अब फिजियोलॉजी का वो मैस्लो की हायरार्की चेंज होगी, और मैस्लो ने अब मेरे ख्याल में उसमें तीसरा सबसे बेसिक नेसेसिटी में वाईफाई भी लिख दिया गया होगा। सो अब आप एक तो मामला ये है, पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, अभी आप जो पेट्रोल की कीमत है वो ऑल कम ओवर द होगी। वर्ल्ड है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं उसका है। एक इंटरनेशनल इंपैक्ट पड़ना है। अब आपकी इंपोर्ट बिल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझे कि इंपोर्ट बिल्स अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपने जब इंडस्ट्री को ओपन करते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब ओपन होगी, जब ओपन आप करते जाएंगे वो चीजें और बेहतर हो आपकी जो है वो आपका डॉलर के अंदर फर्क आना ही आना होता है। अब उसको अगर आप रिजर्व करके रखने और आप लोगों को बताएं कि ये ना, अब डॉलर की खरीदारी, डॉलर का खरीदना, ये एक अलग मार्केट है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि TIR जो है वो इम्पोर्टेंट, आपने मेरे ख्याल में सवाल आपने किया था, को क्या फायदा उसमें होगा आप देखिए TIR नेशनल से? लॉजिस्टिक्स सेल बनाया गया अंडर द TIR। TIR है क्या, ये जरा TIR डिटेल में बताइएगा प्लीज। जी मैं बताता हूँ। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो है वो इसके अंदर जो सरहद पार जो आपकी ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्ट है उसके लिए बनाया गया है। इससे क्या होगा कि ये बैनुल अक़वामी तिजारत में फरोग मिलेगा, और इसके जो टैरिफ्स हैं और टैरिफ चार्जेस हैं इनको कम किया, जिससे हम अज़रबैजान से लेकर हमारी जो तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसीज हैं वो जो ट्रेड है वो इससे हम मुस्तहकम होते चले जाएंगे। फिर TIR खिते के जो अंदर जो मंडियों में कम लागत के जो टैरिफ चार्जेस हैं डेवलप होंगे। इसको कभी किसी ने देखा ही नहीं है कि आपकी जो इलाकाई तिजारत है वो कितनी वसअत पकड़ गई। इस 3 साल के अरसे के अंदर जो है वो अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके ऊपर गौर किया गया। आपके अंदर इलाकाई तिजारत को बेहतर किया गया। हम आने वाले कुछ अरसे के अंदर सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे बड़ी पॉलिसी एनालिसिस आवाम का तो काम नहीं है, जाहिर सी बात है, ब्रेड उसकी नहीं आती, उसकी पॉलिसी एनालिसिस से तो नहीं आती, लेकिन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये आज बनेगी, कल मुमकिन है कल कई और लोग खा रहे होंगे, लेकिन खान साहब या तो पॉलिटिकल डिसीजन ले, पॉलिटिकल मैवरिक बन जाए, या अगला इलेक्शन जीत रहे। मुमकिन है कि इलेक्शन जीतने में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपको ये देखें कि आपने स्टेट बैंक को रिफॉर्म कर दिया। अगर आप ये देखें बिजनेस को रिफॉर्म कर दिया, देखिए रवा माली साल के अंदर जो है वो बरामदात का हदफ जो था वो उसको उठाकर कहां तक लेकर चले गए, और वो यानी 38 बरामदात में काफी इजाफा हुआ है, और आई थिंक मजीद इंक्रीज इसमें देखा जाएगा। मैं ये सारे नंबर्स आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ताकि हमारी आवाम को ये पता चलना चाहिए कि जो तज्जियाकार आपको ये बता रहे हैं कि बज़ाहिर आपके रोटी कपड़ा मकान के अंदर आपको कोई चीजें नजर नहीं आ रही, वो इसलिए नजर नहीं आ रही कि बैक एंड के अंदर उसके अंदर पॉलिसी बनाई जा रही है। अभी तंसीर बुखारी साहब ने बताया कि ऐसे जो लेजिस्लेचर को मुकम्मल करना, टैक्सेशनल लॉ को मुकम्मल करना, उन लॉ को डेवलप करना और उसको डॉक्यूमेंटेड करना बड़ा ही अहम काम था, जो कभी ना कभी किसी ना किसी को करना पड़ना था। वरना हम ये फ्री इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे, हम ऐसा जोन बन जाएंगे यहाँ पर ये जो नो गो एरिया बन जाएगा। नो गो एरिया का मतलब यही होता है कि आप मेरे से वैसे अपनी मर्जी से टोकन चार्ज कर ले, मैं आपको बताने का इजाज़ नहीं हूँ। खुदा ना खास्ता अभी ये वाकयात बनना शुरू हो जाते तो आपके पास कोई जाने का तरीकाकार नहीं होता।
अच्छा, अगली बात अगर हम देखें कि इसके अंदर नई बातें भी हुई कि नए कंसोर्शियम बने हैं। वजारत तवानाई के तहत जो है वो मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने MPCL और एल एंड ये जो गैस पाइपलाइंस के लिए इन्होंने 5 के करीब अबू धाबी के अंदर 5 के करीब इन्होंने कंसोर्शियम बनाए। इससे तकरीबन जो है वो मैं आपको अदद भी बता देता हूँ, तकरीबन 32 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। कोई ये नहीं देख रहा कि ये जो है वो पहली दफा कंसोर्शियम कंपनीज जो हैं वो पेट्रोलियम में, इलेक्ट्रिसिटी में, पावर में काम करने के लिए आ गई हैं। आपने पहली दफा देखा होगा PPPs के ऊपर काम किया जा रहा है। आपने पहली दफा देखा होगा कि ये सेक्टर्स तो बड़े सेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर ये जो कंसोर्शियम है ये तकरीबन 100% शेयर रखेंगे जो वहां पर जाके ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। वहां पे जाएंगे तो ऑब्वियसली एक नया प्लान डेवलप होगा और नया प्लान के अंदर वो ये होगा कि इनके पास ये कितने ज़खायर आ जाएंगे और ये कितनी प्रैक्टिस लेकर आते हैं और फिर हम वही वाला प्रैक्टिस यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि डेफिनेटली जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ज़र मुबादला हम कमाएंगे तो डेफिनेटली उसका असर मुल्क की आवाम पर रिफ्लेक्ट होगा और महंगाई में कमी डेफिनेटली वाक़ई होगी। और मैंने सुना है कि हुकूमत इस हवाले से इक़दाम भी कर रही है, कुछ ऐसी कमेटीज़ बनाई गई हैं टू मेक श्योर कि जो बेसिक कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनकी प्राइसेस को मेंटेन किया जाए। एक देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें, अयूब खान के दौर से लेकर के आपने आज तक के दौर में कभी महंगाई को कम होते देखा है? वक्त के दौर के साथ परसूट ऑफ जब ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा ये महंगाई बढ़नी है। आपको इनके मुताबिक प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ती है या आपकी रेंज में आ जाए। मैं अगर आपकी रेंज के अंदर आपका मोबाइल आपको लाकर दे दूं, फॉर एग्जांपल आपका 5,000 का मोबाइल जो है वो 20,000 तनख्वाह हो, 5,000 का मोबाइल आपने ले लिया तकरीबन साल के अंदर और वो सही से काम करता रहा और आप उसके ऊपर मुतमईन हो गए, फिर तो आपकी परसूट ज्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर आपने चादर से ज्यादा पैर पिलाने हैं तो फिर आपके लिए ये महंगाई होगी। फिर आपकी जो बेसिक कमोडिटीज आप कहते हैं कि गंदम है, चावल है, आपका बाकी चीजें हैं, आपकी चीनी है, इसके कार्टलाइजेशन के ऊपर जो गौर किया गया पिछला दौर आप भूल गए हैं कि 3 साल के अरसे के अंदर आपने इस खान साहब को कितना बड़ा टफ टाइम दिया। आप ये कार्टल कर रहे हैं और कार्टल के ऊपर रिबेट मांगते हैं, रिबेट के ऊपर चीनी को महंगा भी करते हैं, 164 करते हैं, 99 की चीनी होती है आप उसको 170 में बेचते हैं, फिर आपको तकरीबन रिबेट कम कर दिया जाता है, 70 की जो चीनी है उसको फिर आप 170 के ऊपर ले जाते हैं। तो ये सारे के सारे माफियाज के साथ लड़ना, यही माफिया आपके खानदान है, यही माफिया कल का इलेक्शन है, यही माफिया। वो किसी ने कहा था कि जमहूरियत क्या होती है, उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत अगर इसी तरह कार्टलाइजेशन के तरीके से चलती रही तो ये गंदी कुल्फी है जिसको वाले साहब कहते हैं कि नहीं खाना और बेटा कहता है मैंने खाना है। सो अगर आप इनिशिएटिव्स के अंदर देखते हैं तो सोशल इनिशिएटिव के ऊपर बात देखिए। आज से पहले एहसास प्रोग्राम के ऊपर बात हुई, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, किसान कार्ड, इंसाफ सेहत कार्ड, कामयाब जवान प्रोग्राम, वन नेशन वन करिकुलम की ऊपर बात हुई, ज़राअत से खुराक तक, ये फूड एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर वाइटलाइजेशन। अभी पिछले दिनों में फ़खर इमाम साहब ने इसके ऊपर जो है वो मजीद तरजीहाती तौर पर नई स्कीम्स भी कराएं। अच्छा, उसके आगे मैं अगर देखूं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फॉरेन इनिशिएटिव पर हम ज़्यादा इस प्रोग्राम में बात नहीं करते क्योंकि हम इसमें हर सियासी सवाल का माशी जवाब देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं सिर्फ हम क्योंकि इकोनॉमिक आउटलुक में भी देख रहे हैं, हमारा ये मैटर कश्मीर मैटर भी है, पैलेस्टाइन मैटर भी है, अफगान पीस प्रोसेस भी है और काउंटरिंग इंडिया प्रोपेगेंडा भी है। अच्छा, मैं इन तीनों को जो है वो काउंटरिंग इंडिया प्रोपेगेंडा को एक मईशत के साथ जोड़ता हूँ। जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स के लिए जो है वो काउंटरिंग इंडियन प्रोपेगेंडा बहुत लाजिम और मलजूम चीज है। अब FBR पे आ जाइए। जुलाई के अंदर जो है वो 68 बिलियन आप जो है रिटर्न लेते हैं। FBR शोड 44% ग्रोथ आती है आपकी सेल्स टैक्स के अंदर। FBR जो कलेक्ट करता है 410 जो है वो आपका 2021 तक, जो कि अब टारगेट टोटल बना 519 का, जो आप सबको पता है। अब आ जाते हैं हम आपके इसके बाकी एरियाज की तरफ जिसके अंदर IMF के बहुत से प्लान आते हैं। अच्छा, फैटिफ की तलवार जो हम पर लटक रही थी उसके मतलब भी थोड़ा सा टच बेस कीजिएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि नैब ने सिर्फ 3 सालों में पंजाब से तकरीबन 519 बिलियन रुपए जो हैं वो रिकवर किए हैं, जो कि 18 साल की तारीख में नहीं हो सका। तो ये क्या ऑनेस्टी नहीं है हमारी हुकूमत की, और अवाम क्या इसको नहीं देख रही है कि अवाम का लुटा हुआ पैसा दोबारा ख़जाने में वापस डलवाना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। अच्छा देखिए, पॉइंट ये है कि
इसको कहते हैं जमहूरियत का हुस्न। वो चाहते थे, ये जो जमहूरियत का हुस्न वाले लोग हैं, वो इसको हसीन तब देखते हैं कि जो जितनी इन्होंने चोरी कर ली उसको ख़त्म कर दें। इसको टेक्निकल टर्म्स में प्ली बार्गेनिंग भी कहते हैं। अच्छा, प्ली बार्गेनिंग के तो कोई थोड़े से लीगल चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि इन्होंने 80 अरबों रुपए उठा करके स्विस बैंक्स में डाल दिए, बाकी और जो इनके काम में भी नहीं आएंगे, बाकी सारी चीजों को जो इन्होंने कर दिया, तो उसके एवज IMF आपको कहां से कर्जा देगा, मुझे बताइए। IMF ने आपके ऊपर जो शराइत लगाई हैं, तो आप उसके प्रोग्राम के अंदर चलेंगे? जाहिर सी बात है कि उसको पूरा करने के लिए वो कहां से लेकर आए? 519 अरब ये इसी हुकूमत ने लिए। अगर अभी तो इनके ऊपर मजीद सख्ती करेंगे तो ये वावेला कर रहे हैं कि हमको पकड़ थकड़ कर रहे हैं, हमको जेलों में डाला जा रहा है। प्रोग्राम का टाइम कम रह गया, तो आप समराइज भी कर दीजिएगा प्लीज प्रोग्राम को। जी हाँ, मैं इसके साथ समराइज करने के साथ साथ मैं आपको इसमें NCOC की परफॉर्मेंस के साथ भी बात कर, पेंडेमिक के जमाने के अंदर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है हमारी हुकूमत ने। जी बेहतरीन किया। आप इसमें देखें कि सिंध के अंदर जितनी अमवात हुई, तकरीबन 5 लाख के करीब आप कर लें, यानी 4.5 लाख आप रफली कर लें। मैं एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ कि 4,33,931। पंजाब के अंदर जो है इसी तरीके से होते हैं तकरीबन 3 लाख के करीब। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1.5 लाख के करीब। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 99,000 तक जाती हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इसलिए लोग और इसके अंदर जो डेथ रेट्स हैं वो उसको मिलाकर, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। अब ये मईशत के साथ आप ये देखें कि कितने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। कोई और हुकूमत होती तो मुझे बताइए कि स्मार्ट लॉकडाउन के बजाय लॉकडाउन कर देती। अगर सारे कारोबार बंद हो चुके होते तो यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC बड़ी इंपॉर्टेंट है और काबिल सताइश है, जो कि NCOC जो कि असद उमर साहब के अंडर काम कर रही है। फिर इसके बाद आप ये देखें कि लोन जो स्पोर्ट फंड है, नेशनल डेवलपमेंट फंड है, वो उसको वैक्सीनेशन प्लान के थ्रू रखा गया। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया, सारे इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि वहाँ पर वैक्सीनेशन हो और वैक्सीनेटेड मामला हो और SOPs को ख्याल रखते हुए आपकी जो है वो बाकी मामला चलें। अच्छा, इसमें देखें कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स को किन किन ने किया। सो NCOC का काम ये है कि एक तो पेंडेमिक का दौर, सख्त दौर, और उसके अंदर जो है ECC इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर जो इकोनॉमिक्स के अंदर और जो आपकी मईशत को रवां रखेगा, आपके रुपया को जाम नहीं करेगा, उसके ऊपर प्लानिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस साल ये जो 3 साल के अंदर जो 2 साल आपके पेंडेमिक में गुजरे और आते ही बेशुमार आपका कर्जा जात और खसारे से शुरू करना, इसके ऊपर आपको इस गवर्नमेंट को शाबाश देनी होगी। और ऑब्वियसली एक रूम तो होता है और इसमें बहुत सारी तब्दीली आएगी। बाकी गवर्नमेंट्स और टेक्निकलिटीज़ को मजीद बेहतर किया जाएगा, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस होंगी और बहुत सारे इदारों को ठीक करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी की दौड़ भी लगी हुई है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू की और कंप्लीट एनालिसिस के बाद हम इस रिज़ल्ट पर पहुंचे हैं कि हुकूमत ने जब चार्ज संभाला तो माशी मास पर हमें चैलेंजेस तो दरपेश थे ही, लेकिन एट द सेम टाइम कोरोना पैंडेमिक ने वर्ल्ड को हिट किया, जिसमें बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ ने सफ़र किया, जैसे कि अमेरिका है और चाइना है। उस वक़्त में हमें सामना था भूख और बीमारी का, एंड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज टू वाज वेरी क्रिटिकल। और वो सिर्फ पॉसिबल हो सका हमारी हुकूमत की स्मार्ट प्लानिंग की वजह से, जिसकी वजह से गरीब के घर का चूल्हा भी चलता रहा और मईशत का पहिया भी, और इम्प्रूव होते हुए माशी इशारे तो एक तरफ, मगर हमारे वज़ीर आज़म ने नो मोर कहकर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के गयूर अवाम को कोई अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना तो दूर की बात, कोई उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।